So, in my first video, I already mentioned that I will take two subjects parallelly. One is history and other is geography. So, in my previous video, I was discussing about the climatology, and as you all know about very well that the climatology is the topic of geography. So today I will going to discuss about a subject and the subject is history. सो आज की क्लास में हम लोग इतिहास विषय के एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय, बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बेहद ही पेचीदा और परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मुगल सल्तनत का अध्ययन करेंगे या मुगलों के विषय में जानेंगे। यूं तो इतिहासकारों का मानना है कि भारत के ज्ञात इतिहास शब्द का मैं उपयोग कर रहा हूं तो कमोवेश में सिंधु घाटी सभ्यता और उसके आसपास से लेकर के वर्तमान तक की बात कर रहा हूं। ज्ञात 3500 सालों में भारत जितनी तेजी से वर्ष 1526 फ्रॉम द ईयर ऑफ 1526 एंड टू द ईयर ऑफ 1707 यानी कि 1526 से लेकर 1707 तक भारत में जितने परिवर्तन हुए या भारत जितने परिवर्तनों का साक्षी रहा, ऐसे परिवर्तन हमें 3500 सालों में कभी देखने को नहीं मिले। ऐसे वो क्या परिवर्तन थे जो मुगल सल्तनत में या मुगल काल में हुए, उसको हम देखते हैं। साथ ही अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो कुछ राइटर्स लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं, तो वो इतिहास की व्याख्या वामपंथी आधार पर करते हैं। कुछ लेखक दक्षिणपंथी या राइटिस्ट विंग के हैं, तो वो राइटिस्ट आइडियोलॉजी को सेंटर में रखकर इतिहास की व्याख्या करते हैं। कुछ नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवादी हैं, उनका दृष्टिकोण हर चीज में नेशनलिस्ट को लेकर के या नेशनलिस्ट दृष्टिकोण या व्यूज के बेसिस पर इतिहास को समझने का है। और कुछ विदेशी हैं जैसे कि जेम्स प्रिंसेप हो गए, जैसे कि स्मिथ हो गए, जैसे कि अलेक्जेंडर हो गए, और भी काफी ऐसे मैक्स मूलर हो गए। काफी इतिहासकार हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास को विदेशी नजर से देखा और अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। किंतु अगर हम एक ही बुक को लेकर चलें तो इट्स वेरी हाई चांस कि हम लोग भी किसी एक ही मत की तरफ झुक जाएंगे और हमारी अवधारणा भी वैसी ही बन जाएगी। इस लेक्चर में यह प्रयास किया गया है कि मुगल काल को समझने के लिए, जो कि आज से स्टार्ट है, तो आने वाले वीडियो क्लाइमेटोलॉजी जो कि मैं ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूं, उसके साथ साथ हम मुगल काल को भी समानांतर रूप से समझेंगे। और एक वीडियो में तो होगा नहीं, तो आने वाले कुछ वीडियो मेरे मुगल काल पर ही रहेंगे। वास्को डी गामा का भारत आगमन, वह भी मध्यकालीन भारत का इतिहास है और यह भी मध्यकालीन भारत का इतिहास है। तो हम लोग मिडिवल हिस्ट्री पर ही अभी खड़े हैं या मिडिवल हिस्ट्री पर ही अभी बात कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर की शुरुआत जो हम मुगल सल्तनत से करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि सभी मत, राइटिस्ट हो, लेफ्टिस्ट हो, नेशनलिस्ट हो, फॉरेनर्स हो, जितने भी हिस्टोरियंस के मत हैं, उन मतों के बीच एक बैलेंस स्थापित करके मुगल सल्तनत को समझने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, ये दौर फारसी भाषा का दौर था, फारसी चरमोत्कर्ष का दौर था। कहते थे जिन्हें फारसी आती थी वो सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। निश्चित रूप से आपने इस कहावत को सुना होगा। जब आप इस कहावत को सुनते हैं तो आपके जहन में प्रश्न उठना चाहिए कि क्या यह कहावत वर्तमान में प्रासंगिक है क्या? उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि यह कहावत मुगलिया दौर की कहावत है। और उस समय कहते थे कि जिन्हें फारसी आती थी उनके लिए मुगलों के दरबार खुले होते थे। उन्हें सरकारी नौकरी, क्योंकि उस समय भी सरकारी नौकरी बहुत ही प्रेस्टीजियस मानी जाती थी, आज की तरह भी, तो फारसी लैंग्वेज उस समय सरकारी नौकरी प्राप्त करने की एक अनिवार्य शर्त हुआ करती थी। साथ ही मुगलों के द्वारा निर्मित
स्थापत्य कला के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में विभिन्न रचनाओं एवं संरचनाओं का हम जिक्र करेंगे और उसको एक नए नजरिए से देखने का प्रयास करेंगे। तो आज के व्याख्यान की शुरुआत मैं वर्ष 1526 से पहले की हुई एक घटना से करूंगा और वह थी सिकंदर लोदी की वसीयत। जी हाँ, बाबर का भारत में आगमन या बाबर का भारत पर आक्रमण को समझने के लिए, क्योंकि उस समय संपूर्ण अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब भारत के हिस्से ही हुआ करते थे, तो भारत का मैप कुछ इस प्रकार से बना हुआ था। उस समय बाबर के भारत पर आक्रमण वर्ष 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध को समझने के लिए हमें सिकंदर लोदी की वसीयत को समझना बेहद ही जरूरी है। सिकंदर लोदी लोदी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था और लोदी वंश एक आधार पर समस्त दिल्ली सल्तनत के शासन काल से भिन्न था। वो आधार कौन सा था? तो ये आधार पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोदी डायनेस्टी शेष दिल्ली डायनेस्टी से या बाकी जो नॉर्थ में जिन जिन लोगों ने शासन करा उन सभी में, गुप्ता पीरियड से अगर मैं उठाऊं वहां से, उससे पहले का नहीं उठाते, गुप्ता से लेकर के या गुप्ता काल से लेकर के लोदी डायनेस्टी तक, उस समय तक लोदी एक चीज में बहुत विलक्षण थे। वह ये कि जो राजा होता था या जो शासक होता था, वो शासक अपने कार्यकाल में ही अपने वसीयत का ऐलान कर देता था। मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, राजा या शासक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। राजा अपना अगला वारिस कौन होगा या अपने सल्तनत को कितनों हिस्सों में बांटना है, किन किन बेटों को बांटना है, किन को वंचित रखना है, किसको मुख्य उत्तराधिकारी बनाना है, ये सभी ऐलान राजा अपने शासन काल में ही कर दिया करता था या शासक अपने शासन काल में ही कर दिया करता था। सिकंदर लोदी ने भी बहलोल लोदी का ही पालन किया और अपने ही शासन काल में जीवित रहते रहते अपने पुत्र इब्राहिम लोदी को भारत का अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इब्राहिम लोदी को भारत का अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जो इब्राहिम लोदी थे उन्हें आगरा की सत्ता मिली। मैं आगरा की सत्ता क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सिकंदर लोदी ही वो व्यक्ति था जिसने आगरा को देश की राजधानी बनाया और आगरा शहर की स्थापना करी। यहां पर मैं यह भी बता दूं कि भारत में समय समय पर कई शहरों को भारत की राजधानियां बनाया गया है। कभी दिल्ली रही है, अंग्रेजों के टाइम पर कलकत्ता रही है, हर्षवर्धन के समय पर कन्नौज रही है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को बनाया दक्षिण भारत में, ऐसे ही कभी उज्जैनी भी रही है। देश की समय समय पर राजधानियां परिवर्तित होती रही है। मौर्यों के समय जैसा कि जानते ही होंगे आप, पाटलिपुत्र भी थी। लेकिन आगरा बिकम्स द फर्स्ट टाइम द कैपिटल ऑफ इंडिया। आगरा भारत की राजधानी पहली बार बनी थी सिकंदर लोदी के टाइम पर और आगरा भारत का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। यह भी जानना बहुत जरूरी है। उस समय तक मुंबई से भी बड़ा, दिल्ली से भी, कलकत्ता, सभी शहरों में सबसे बड़ा, इकोनॉमिकल भी, पॉपुलेशन बेसिस पर भी, ज्योग्राफिकल बेसिस पर भी, एरिया वाइज भी, सभी दृष्टिकोण से आगरा भारत का सबसे बड़ा शहर था और सिकंदर लोदी आगरा से भारत का शासन चलाया करते थे। इब्राहिम लोदी को जब गद्दी मिली तो इब्राहिम लोदी गद्दी पाने के योग्य नहीं थे और इब्राहिम लोदी का बड़ा विरोध किया गया उन्हीं के संबंधी दौलत खां लोधी के द्वारा। दौलत खां लोधी चाहते थे
कि वे वास्तविक उत्तराधिकारी हैं सिकंदर लोदी के बाद के। और सिकंदर लोदी जो कि क्रूएल किंग था, जिस दृढ़ता से उसने भारत का शासन चला रखा था और जिस तरह से वो प्रशासनिक क्षमता से युक्त था और प्रशासकों का उपयोग किया करता था शासन चलाने में, उतनी प्रशासनिक क्षमता इब्राहिम लोदी में नहीं थी, ऐसा दौलत खां लोदी को प्रतीत होता था। तो दौलत खां लोदी नहीं चाहता था कि इब्राहिम लोदी भारत का शासक बने, इसलिए दौलत खां लोदी ने प्रारंभ में विरोध किया, किंतु यह विरोध छुटपुट लेवल का विरोध था। उसने ऑब्जेक्शन सिकंदर लोदी के पास जाकर लिया, लेकिन डायरेक्टली इब्राहिम लोदी के सामने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि उसके लाख विरोध करने से भी कुछ नहीं होना, बनेगा इब्राहिम लोदी ही भारत का शासक। तो इब्राहिम लोदी से अगर मैं विरोध दे लेता हूं तो आने वाले समय में जो मुझे थोड़ा बहुत भी कुछ मिलने वाला है उससे भी मैं वंचित रह जाऊंगा। इसलिए दौलत खां लोदी ने शांतिपूर्ण तरीके से इब्राहिम लोदी को शासक बनने दिया। शासक तो बनने दिया, किंतु प्रतिशोध की ज्वाला उसके अंदर तब भी भड़क रही थी। वह दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नीतियां अपनाया करता था जिससे इब्राहिम लोदी को पद से निष्कासित किया जा सके और स्वयं को पद पर पुनर्स्थापित किया जा सके। दौलत खां लोदी यह भी जानता था कि इब्राहिम लोदी चूंकि आगरा से इंडिया पर रूल कर रहा है और दौलत खां लोदी को केवल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का कुछ छोटा मोटा हिस्सा मिला हुआ है, इतने से हिस्से से वह दौलत खां लोदी इब्राहिम लोदी की सेना का काउंटर नहीं कर सकता, इब्राहिम लोदी को नहीं हरा सकता। इसके लिए दौलत खां लोदी को इब्राहिम लोदी के दुश्मनों को ढूंढना पड़ा और उन्हें आपस में मिलाना पड़ा, ताकि उन सबकी हेल्प से इब्राहिम लोदी को पद से हटाया जा सके और खुद गद्दी संभाली जा सके। इसलिए दौलत खां लोदी ने इब्राहिम लोदी के घोर विरोधियों से मित्रता की संधि बनाई, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। यहां एक चीज और समझनी है, जो ये लोदी थे ये बेसिकली अफगानी थे। लोदी बेसिकली अफगानी थे और उस समय अफगानी आर्मी यूनिट्स देश भर में फैली हुई थी, सबसे ज्यादा थी बंगाल में। इसे मैं बाबर के आक्रमण से जोड़ूंगा, घाघरा के बैटल से 1529। इसलिए ध्यान दीजिएगा, बंगाल में सबसे बड़ी यूनिट थी अफगानों की आर्मी की, और भी छोटी मोटी टुकड़ियां थी। जो अफगानी टुकड़ियां थी, जब भी इब्राहिम लोदी को कोई प्रॉब्लम होती, ये सब बोलते कि हम इब्राहिम लोदी का सपोर्ट करेंगे। इवन कुछ सॉवरेन किंग्स भी थे, कुछ संप्रभु शासक भी थे जो अफगानी थे, किंतु स्वयं को उन्होंने सिकंदर लोदी के टाइम ही दिल्ली की आगरा की सल्तनत से अलग कर लिया था और अपना खुद का शासन चलाया करते थे। किंतु जब उन्हें पता चला कि इब्राहिम लोदी पर कोई मुसीबत आने वाली है, तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि अगर इब्राहिम लोदी को कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इब्राहिम लोदी का साथ देंगे। दौलत खां लोदी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में था। उसने सोचा कि भाई छोटे मोटे दुश्मनों से हाथ मिलाने का कोई मतलब नहीं, क्यों ना हम इब्राहिम लोदी के सबसे बड़े दुश्मन के साथ मित्रता की संधि करें, और वो थे राणा सांगा। राणा सांगा चित्तौड़गढ़ के शासक थे और सिकंदर लोदी के समय से ही उनकी लड़ाई चला करती थी, और वो आगे जाकर इब्राहिम लोदी के समय पर भी इनका विरोध तेज हो गया और आए दिन लोदी की सेना के साथ इनकी सेना भिड़ा करती थी। आज भी आगरा से चित्तौड़गढ़ की डिस्टेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, हमेशा सेना आपस में इनकी टुकड़ियां जो थी वो भिड़ा करती रहती थी। तो राणा सांगा घोर विरोधी थे इब्राहिम लोदी के। वे चाहते थे कि इसको छोड़ करके और कोई भी भारत का शासक बन जाए। दौलत खां लोदी ने राणा सांगा के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया, तो दो लोगों का अलायंस तैयार हुआ। एक थे राणा सांगा और दूसरे थे दौलत खां लोदी। दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि एक साथ हमला करके इब्राहिम लोदी को पद से हटाया जा सके। किंतु राणा सांगा ने दौलत खां लोदी से बोला कि भाई, मैंने जमीन पर कई बार लड़ाई लड़ी है इब्राहिम लोदी से,
किंतु मैं कुछ ही समय मुकाबला कर पाया और सेना को लेकर मुझे भागना पड़ा। और दौलत खान लोधी भी जानता था कि उसके पास भी कोई बड़ी सेना नहीं है, जो भी छोटी मोटी टुकड़ी है वो लोधी की ही दी गई टुकड़ी है, सिकंदर लोधी की। तो ज्यादा से ज्यादा वो विद्रोह कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दौलत खान लोधी विद्रोह कर सकता था और राणा सांगा अटैक कर सकते थे, क्योंकि वो कोई उनके पार्ट नहीं थे। दौलत खान लोधी उन्हीं के साम्राज्य में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को संभालता था। तो टुकड़ी जो उनके पास आर्मी की थी वो इब्राहिम लोधी की ही टुकड़ी थी। इसलिए दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम दोनों मिलकर इब्राहिम लोधी को नहीं हरा सकते, इसीलिए किसी तीसरे व्यक्ति को ढूंढो जो युद्ध में कुशल हो और उसकी सहायता से हम बेहद ही आसानी के साथ इब्राहिम लोधी को पद से हटा सकें। और ये जिम्मा राणा सांगा ने दौलत खान लोधी को दिया कि तुम जाओ और जा करके किसी ऐसे आक्रमणकारी को ढूंढो जो आक्रमणकारी आसानी से हमारे साथ संधि के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले और इब्राहिम लोधी के विरुद्ध जंग में हमारा साथ दे। तो दौलत खान लोधी ने यह वचन दिया राणा सांगा को कि मैं बहुत ही जल्दी पॉजिटिव न्यूज दूंगा, और वह मध्य एशिया की तरफ निकल गए, क्योंकि समय ज्यादा था नहीं इनके पास। मध्य एशिया की तरफ जब वो निकले तो उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था जहीर उद्दीन बाबर। जहीर उद्दीन बाबर। जो जहीर उद्दीन बाबर था ये तुर्क नस्ल का था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उज्बेक कबीले का था। यह भी पेपर में पूछा जाता है। जहीरुद्दीन बाबर तुर्क नस्ल का था, उसकी रेस जो थी वो टर्की थी। जो टर्की रेस के लोग होते थे उनकी नाक चौड़ी हुआ करती थी, और उज्बेक कबीले का था। और जो उज्बेक थे माना जाता था वो चंगेज खान के वंशज थे, वो चंगेज खान के वंशज थे। और बाबर उज्बेक था। उज्बेक जो होते थे उनकी आंखें छोटी छोटी होती थी, मंगोल टाइप लोग, मंगोलों जैसी। तो उसकी जो रेस थी वो एक्चुअली टर्की और उज्बेक मिक्स थी, और वो था जहीरुद्दीन बाबर। और वो मध्य एशिया में एक कबीले का सरदार था, एक कबीले का सिर्फ सरदार था। इसको ध्यान से सुनिएगा, यानी कि कोई शासक वासक नहीं था वो। दौलत खान लोधी जब जहीरुद्दीन बाबर से मिलने गया तो बाबर ने उसके आगे लंबी लंबी डींगे हाँकी और बताया कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं, मैं कभी हारता नहीं हूं। इस तरीके की उसने बातें करी, और मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। बाबर ने दौलत खान लोधी को सहायता का आश्वासन दिया। अच्छा, बाबर राणा सांगा को नहीं जानता था कि राणा सांगा कौन है, न राणा सांगा बाबर को जानते थे कि बाबर कौन है। मीडिएटर था दौलत खान लोधी, दोनों सिर्फ दौलत खान लोधी को जानते थे। बाबर ने बोला दौलत खान लोधी से कि तुम्हारा ये जो तीसरा पार्टनर है जिसका नाम है राणा सांगा, उससे ये पूछ लो कि क्या वो तैयार है युद्ध के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि एंड टाइम पर मना कर दे, क्योंकि बाबर काफी युद्ध का अनुभवी व्यक्ति था। बाबर इस बात को जानता था कि कई बार ऐसा हुआ है कि एंड टाइम पर या एंड मौके पर शासकों ने साथ नहीं दिया है। दौलत खान लोधी ने बोला कि आप निश्चिंत रहिए, मैं जानता हूं राणा सांगा को, वो हमारे साथ है और वो भी बड़ा दुश्मन है इब्राहिम लोधी का। अब दौलत खान लोधी राणा सांगा के पास आए और राणा सांगा से आके बोले कि भाई हमें एक तीसरा व्यक्ति मिल गया है जिसका नाम है जहीरुद्दीन बाबर, और मेरे पास कुछ गुड न्यूज है, कुछ अच्छी खबरें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। राणा सांगा भी एक्साइटेड थे। दौलत खान लोधी ने बोला कि जो बाबर है उसका 100% ट्रैक रिकॉर्ड है, यानी कि वो इंसान कभी जिंदगी में कोई युद्ध हारा ही नहीं, आज तक नहीं हारा, तो 100% ट्रैक रिकॉर्ड है। नंबर 2, वो जब भी कोई क्षेत्र जीतता है तो उस क्षेत्र पर कब्जा नहीं करता, बल्कि धन लूट करके ले जाता है। तो चूंकि वो कब्जा नहीं करता तो आपस में हम लोग उसकी हेल्प से इब्राहिम लोधी को हरा देंगे,
और उसके बाद इब्राहिम लोदी का जो भी एरिया हमें मिलेगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे और इसको कुछ 1000-1500 या 2000 स्वर्ण मुद्राएं देके बाबर को भगा देंगे। ये प्लान बनाया दोनों ने, दौलत खान लोदी ने और राणा सांगा ने। तो एक तो ये बताया कि वो कभी हारा नहीं, दूसरा ये बताया कि बाबर जब भी कोई एरिया जीतता है तो वहां पे कब्जा नहीं करता, उससे वो कैप्चर नहीं करता, सिर्फ वो पैसे लेकर चला जाता है। ये तो बात काफी अच्छी लगी राणा सांगा को। राणा सांगा ने बोला उसे बुलाओ युद्ध के लिए। बाबर युद्ध के लिए इंडस नदी के किनारे तक आया। जैसे ही बाबर इंडस नदी के किनारे तक आया, वर्ष था 1526 और इंडस के किनारे खड़े होते ही दौलत खान लोदी और बाबर की जॉइंटली जो आर्मी थी वो एक साथ खड़ी हो गई और इंतजार था राणा सांगा की सेना का, किंतु राणा सांगा ने धोखा दे दिया और अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया। जब राणा सांगा ने अपनी सेना भेजने से इनकार किया तो यहां पर बाबर आश्चर्यचकित रह गए और दौलत खान लोदी भी हैरान थे, क्योंकि इन्होंने तो इसे वचन दिया था बाबर को, बाबर उनके कहने पर ही आया था। ऐसे में कोई अचानक धोखा दे दे और युद्ध ही ना लड़े तो। दौलत खान लोदी ने राणा सांगा से बोला कि तुमने ये तुम धोखा दे रहे हो, इसका परिणाम हमारी मौत से हो सकता है, और अगर मान लो धोखे से बाबर जीत गया युद्ध तो बाबर मुझे भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैंने ही उसे बोला था कि तुम साथ दोगे। राणा सांगा ने बोला कि मैं अवश्य साथ देता, हम धोखा नहीं देते, किंतु तुमने ये दोनों चीजें मुझसे झूठ बोली। एक तो तुमने बोला 100% ट्रैक रिकॉर्ड है, जबकि उसने सच्चाई ये है कि वो जिंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं जीता, ये सच्चाई थी। जब भी तो कबीले में रहता था, अगर युद्ध जीतता तो कहीं का शासक होता बाबर, लेकिन वो तो मध्य एशिया के रेगिस्तानों में भटकता रहता था अपने छोटे मोटे कबीलाओं को लेकर के। इनने बोला कि 100% ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं हारा, ये भी 100% जीतेगा बाबर। और दूसरा ये था कि कभी कब्जा नहीं करता, कुछ पैसे लेके चला जाता है, जीतता तो कब्जा करता, जीता ही नहीं तो कब्जा कैसे करेगा। तो ये दोनों जो बातें थी ये गलत साबित हुई। इसलिए राणा सांगा को रिस्क लगा कि इस हारे हुए व्यक्ति के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हमेशा और इब्राहिम लोदी से संबंध खराब हो जाए। अभी तक तो केवल लड़ाई तक है, कहीं ऐसा ना हो कि वो उनकी इब्राहिम लोदी उसके खून का ही प्यासा हो जाए और जाकर के वो राणा सांगा को ही खत्म करने का निर्णय ले ले। तो इसलिए वो चित्तौड़ की सेना को और चित्तौड़ के नागरिकों की सुरक्षा के लिए उन्होंने इनका साथ देने से मना कर दिया और राणा सांगा केवल मूक दर्शक बनकर पानीपत के प्रथम युद्ध में देखते रहे, या वो केवल मूक दर्शक बनकर बैठे रहे। यहां मैं एक और छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। बाबर जब भारत आया तो बाबर ने तुलुगमा युद्ध नीति को भारत लेकर आया, जबकि ट्रेडिशनल भारतीय युद्ध पद्धति तुलुगमा युद्ध नीति से बिल्कुल भिन्न थी। हम बुक्स में तो पढ़ते हैं कि तुलुगमा जो वॉर टेक्निक थी वो बाबर इंडिया लेकर आया था, जबकि हम लोग नॉर्मली गुरिल्ला वॉर जो शिवाजी के टाइम पर होता था और भी काफी ट्रेडिशनल ट्राइबल्स जो भारत की है रिमोट एरियाज में वो भी गुरिल्ला टेक्निक से युद्ध करती थी। केरल की जो मोपिल्ला ट्राइबल है, नंबुरिया ट्राइबल, एक लंबे समय तक ये गुरिल्ला कहा जाता है कि इन्होंने ही इन्वेंट किया गुरिल्ला वॉर टेक्निक का। आगे जाकर जो वियतनाम के भी सोल्जर्स ने अमेरिका के अगेंस्ट बैटल में गुरिल्ला युद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया था। तो कहते हैं भारत ने ही गुरिल्ला युद्ध तकनीक का इजाद किया। खैर, भारतीय युद्ध पद्धति और तुलुगमा युद्ध पद्धति में एक बहुत फंडामेंटल अंतर है, वो अंतर समझिएगा। जो तुलुगमा युद्ध नीति होती थी, बाबर उस युद्ध नीति, ऐसा नहीं है कि बाबर ने इन्वेंट किया इस युद्ध नीति का, इससे पहले भी मध्य एशिया के कई सारे फाइटर्स इस नीति का उपयोग करते थे, इवन गौरी भी, गजनवी भी, सभी। लेकिन बाबर ने इसको एक नया स्वरूप दिया। इस युद्ध नीति में क्या होता है, जो सैनिक होते हैं, सोल्जर, वो लड़ाई में सबसे आगे खड़े होते हैं
उसके बाद फिर उससे बड़े ऑफिसर, उससे बड़े ऑफिसर, फिर मंत्री, अंत में राजा। और जब भी लड़ाई होती है तो लड़ाई में सबसे आगे सोल्जर खड़ा होता है। यह है तुलुगमा युद्ध पद्धति। राजा देखता है सबसे पीछे खड़े होके। बाबर जब भी युद्ध करने जाता था सबसे पीछे खड़े रहता था। सैनिक, उसके उससे बड़े अधिकारी, उससे फिर बड़े अधिकारी, फिर मंत्री, सचिव, जो भी उसके होते थे, सब युद्ध तो अनिवार्य था, युद्ध की शिक्षा लेना, सभी को युद्ध लड़ना आता था। तो बाबर लेकिन सबसे पीछे होता था। या ये मध्य एशिया के जितने भी आक्रमणकारी है ये सबसे पीछे खड़े होते थे और ये देखते थे कि इनके सैनिक जो लड़ने गए हैं आगे, उनका क्या हाल हो रहा है। जैसे ही देखते थे कि अरे इनके सैनिक तो मारे जा रहे हैं, तो ये घोड़ा पीछे घुमा के और भाग जाते थे। जितने भी शासक होते थे घोड़ा पीछे घुमा के भाग जाते थे। और जैसे ही देखते थे कि इनके शासक, इनके सैनिक जीत रहे हैं, इनके सैनिक ने विद्रोहियों को खत्म कर दिया, तो फिर ये यलगार होकर के घोड़ा लेके आगे भाग जाते थे। ये थे तुलुगमा युद्ध नीति, जो एकदम कायरों की युद्ध नीति है। मुझे समझ नहीं आता कि इसकी तारीफ कौन करता है, किस लिए करता है। सबसे कायर पने की तुलुगमा युद्ध नीति है। हमारी ट्रेडिशनल युद्ध नीति जो शिवाजी, महाराणा प्रताप, जो भारतीय युद्ध नीति थी, भारतीय युद्ध नीति में शासक सबसे आगे खड़ा होता था और बाकी जितने सैनिक होते थे, जितने भी योद्धा या सिपाही या जो भी हायरार्की होती थी उनकी, वो सब पीछे खड़े होते थे। राजा सबसे आगे खड़ा होता था। इसलिए चाहे महारावल रतन सिंह हो, चाहे राणा सांगा हो, चाहे राणा कुंभा हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे संभाजी हो, कोई भी हो, इन सभी को शहादत जंग के मैदान में ही मिली है। ये चाहते तो पीछे खड़े होकर के भाग सकते थे अपनी जान बचा करके, किंतु ये फ्रंट से लीड करते थे। अपनी जान को ये सैनिकों की जान से भी कम कीमती मानते थे, सैनिकों की जान को अधिक कीमती मानते थे। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इतनी महान युद्ध नीति का पालन करता हो। ये हमारे शासकों की इतनी महान युद्ध नीति को पालन करने के लिए हम उनको वास्तव में आभारी हैं कि वो एक सैनिकों की भी जान को अपनी जान से कम कीमती, अधिक कीमती नहीं मानते। उनको अब स्वयं को कम कीमती मानकर उनको, उनकी जान को अधिक वैल्यू देते थे, जबकि खुद किंग हुआ करते थे। ये सब ये भारतीय युद्ध पद्धति थी। तो खैर वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर ने, कहते हैं कि बारूद और तोप का उपयोग किया था, कई बुक्स में लिखा हुआ है। एक्चुअली ये भी गलत है, छोटा सा टेक्निकली मिस्टेक है इसमें। बारूद का उपयोग भारत में सबसे पहले किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जब चित्तौड़गढ़ की दीवार को तोड़ने के लिए अलाउद्दीन खिलजी अत्याधुनिक प्रकार के उस समय के तोपों को और बारूद के गोलों को लेकर आया था। तो ये गवाह है चित्तौड़ के किले की दीवारें कि सबसे पहले भारत में बारूद का उपयोग अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। लेकिन बाबर का नाम कई बुक्स में मेंशन किया हुआ है। खैर बाबर ने इस युद्ध को, इब्राहिम लोदी को इस युद्ध में हराया और पानीपत का युद्ध बाबर ने जीत लिया। बाबर ने जब वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध जीता, तो युद्ध जीतते ही बाबर कुछ ही समय में, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो येन केन प्रकारेण बदला लेना चाहता था राणा सांगा से। एक योद्धा व्यक्ति था, काबिलियत तो कुछ नहीं थी उसके अंदर शासन चलाने की, बस युद्ध लड़ना आता था उसको। और वो चाहता था कि जब तक राणा सांगा जिंदा है तब तक बाबर के लिए ये एक भी पल चैन से बैठने का नहीं है, क्योंकि ये वही गद्दार है जिसके कारण बाबर मरते मरते बचा था। तो बाबर ने बिना देर करे नेक्स्ट अगले ही वर्ष 1527 यानी वर्ष 1526 में पानीपत के युद्ध में, या पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर विजयी हुआ। अगले ही वर्ष 1527 में बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध खानवा का युद्ध घोषित कर दिया। और इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना बाबर की सेना से
बड़ी वीरता के साथ लड़ी, किंतु राणा सांगा बेहद ही फिल्मी तरीके से, या यूं कहें तो एक अजीब प्रकार से उनकी मृत्यु हो गई, जो कि उस समय तक किसी भी शासक की मृत्यु इस प्रकार से नहीं हुई थी। उस समय जो धनुष बाण का उपयोग किया जाता था, उन धनुष बाणों में, जो इनके पास धनुष बाण होते थे वो तो नॉर्मल धनुष बाण होते थे, लेकिन जो ये मुगल थे, इन्होंने बाणों में भारत में ही पाए जाने वाले एक मेढक की प्रजाति होती है, जिसे अब डार्विन फ्रॉग बोलते हैं, जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के रीजन में मिलता है। वो कहते हैं पॉइजनिक फ्रॉग है, या वो जहरीला मेढक होता है, और उस मेढक का जो स्वेटिंग, जो पसीना होता है, उसमें पॉइजन होता है। तो ये क्या काम करते थे, तीर की नोक पर पॉइजन लगाते थे और उसके बाद बाण चलाते थे। तो देखिए, एक तरफ तो बारूद का उपयोग और दूसरी तरफ ट्रेडिशनल वेपन का यूज राणा सांगा के अगेंस्ट, और इस बाण से, ये बाण राणा सांगा की आंख में लगा, और कहते हैं कि उस समय मुगलों के बाण अगर किसी को लग जाया करते थे तो उसकी मृत्यु की गारंटी रहती थी, क्योंकि बाण से तो नॉर्मली घायल होता है कोई व्यक्ति, उसको बाण को निकालकर वो भाग भी सकता है, किंतु बाण को निकालकर भले भाग जाए, उस नोक में लगे जहर से वो नहीं बच सकता था। और राणा सांगा की मृत्यु बाण के जहर से ही, उसकी बॉडी में फैलने से राणा सांगा की मृत्यु हो गई। राणा सांगा की मृत्यु में एक चीज यहां पर और जानने लायक है, इस समय बाबर का सेनापति था मीर बाकी। मीर बाकी कहते हैं इसी ने बाबर को सलाह दिया था, क्योंकि बाबर तो अभी पानीपत का युद्ध लड़के आ रहा था, अभी जस्ट खानवा का लड़ना था उसको, तो सैनिक थके हुए थे। तो सैनिकों के अंदर एक नई स्फूर्ति भरने के लिए, जंग के लिए तैयार करने के लिए, उन्हें कुछ तो मोटिवेट करने के लिए होना चाहिए। और ये कोई मोटिवेशन कोई अच्छा भोजन दे देने से, इंसेंटिव दे देने से, स्वर्ण मुद्राएं दे देने से नहीं होना था। ये इंसेंटिव जो होता था वो था धर्म युद्ध की संज्ञा देकर, जिहाद का नारा देकर। तो पहली बार जिहाद का नारा दिया गया खानवा के युद्ध में मीर बाकी के द्वारा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, मीर बाकी के द्वारा खानवा के युद्ध में पहली बार जिहाद का नारा दिया गया सैनिकों को, ताकि सैनिक थक कर बैठे नहीं, वो इसे धर्म युद्ध समझे, और अगर शहादत भी मिल जाए तो ये मान के चले कि हम जन्नत में जाएंगे। और फिर जन्नत की जीवन तो जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि कोई प्रैक्टिकली उसका या कोई एविडेंसेस नहीं है कि जन्नत कैसी। एक यहां पर शायरी थी कि हमें पता है जन्नत की सच्चाई, किंतु दिल को मनाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो गालिब की शायरी थी कि हमें मालूम है जन्नत की सच्चाई, मतलब गालिब ये बताते हैं, लोग गालिब को बोलते थे कि तुम शराब पीते हो, मस्जिद नहीं आते हो, तो गालिब ने को बोलते थे कि तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। तो गालिब बोलते थे कि हमें पता है जन्नत की सच्चाई कि वो है ही नहीं, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, मतलब सिर्फ मनाने के लिए कि भाई हाँ मरने के बाद जन्नत चल जाएंगे। तो गालिब काफी आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति थे। तो उस समय मीर बाकी ने जिहाद का नारा दिया था खानवा के युद्ध में। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर अगले ही वर्ष यानी वर्ष 1528 में बाबर की भिड़ंत हुई चंदेरी के शासक मैदनी रॉय से। अब सवाल यह उठता है कि मैदनी रॉय से बाबर की भिड़ंत क्यों हुई? क्योंकि बाबर राणा सांगा से इस कदर चिढ़ा हुआ था कि वो सोचने लगा कि भाई मैं तो मध्य एशिया में था, जब मैं दौलत खां लोदी को मूर्ख बना सकता हूं कि मैं कभी नहीं हारा और मैं जीतता हूं तो क्षेत्र पे कब्जा ही नहीं करता, जब दौलत खां लोदी जो कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में रहता है, मेरे निकट रहता है, जब मैंने उसको मूर्ख बना दिया तो ये किसने राणा सांगा को सच्चाई बता दी? जो कि सच्चाई तो थी, वो तो बाबर जानता था कि सच यही है कि वो कभी जीता ही नहीं, हमेशा हारता था, तो भाग के आता था और सैनिक उसके मारे जाते थे।
तो किसी ने बताया कि राणा सांगा का सबसे बड़ा खबरी उसका मित्र मेदिनी रॉय है और मेदिनी रॉय चंदेरी का शासक था। मेदिनी रॉय चंदेरी का शासक था। तो जो मेदिनी रॉय था, ये मेदिनी रॉय के अगेंस्ट बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा और मेदिनी रॉय को परास्त करके बाबर बंगाल गया। अब बंगाल आपको याद आ रहा होगा, थोड़े ही समय पहले मैंने बोला कि बंगाल में अफगानियों की टुकड़ी थी, अफगानियों की आर्मी यूनिट थी बंगाल के अंदर, और वो जब भी इब्राहिम लोदी को हेल्प की जरूरत होती थी तो वो उस वहां के रीजनल किंग हो गए और उनकी आर्मी यूनिट हो गई, वो हेल्प कर दिया करती थी इब्राहिम लोदी की। बाबर समझ गया था कि मैंने अफगानों को भले हरा दिया देश से, किंतु अभी भी कुछ अफगानी सपोले पल रहे हैं, उन्हें मुझे उनका सर कुचलना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो आगे जाकर बाबर को ही डसेंगे। ध्यान देंगे तो आगे जाकर शेर शाह सूरी भी अफगानी था और कहते हैं कि बाबर के पूर्वी अभियान ने ही शेर शाह सूरी को एक नई राजनीतिक कीर्तिमान या एक नई राजनीतिक कीर्ति दी और वहीं से शेर शाह सूरी का उद्भव हुआ। तो बाबर ने 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा और इस घाघरा के युद्ध में अफगानियों को पराजित करके बाबर पुनः आगरा की ओर लौटा। बाबर पुनः आगरा की ओर लौटा तो यही बीच में अयोध्या पड़ती थी और अयोध्या न केवल तब बल्कि आज भी हिंदू धार्मिक हितों का केंद्र हुआ करती थी। हिंदू धर्म के एक देवता श्री राम की जन्मभूमि मानी जाती थी और माना जाता था कि वो वहीं अवध के शासक हुआ करते थे। आपको शायद जानकारी होगी कि देश के अंदर राम की जितनी भी मूर्तियां हैं या प्रभु श्री राम के जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों में एक तरफ सीता जी और एक तरफ लक्ष्मण जी की प्रतिमा है और बीच में राम भगवान धनुष और बाण के साथ आपको मिलेंगे। जितने मंदिर आप राम भगवान की या जितनी मूर्तियां आप राम भगवान की देखें, देश में ऐसी ही मिलेगी। देश में केवल 2 ही ऐसे स्थान हैं, एक तो मध्य प्रदेश, आप जानते ही होंगे। देश में 2 ही ऐसे स्थान हैं जहां पर राम भगवान की पूजा बाल्यावस्था में की जाती है, जिसे हम रामलला बोलते हैं। रामलला मतलब बाल्यावस्था के राम, और बाल्यावस्था के राम का धार्मिक महत्व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम या रावण को मारने वाले राम, लंका विजय करने वाले राम से भी अधिक है। इन्हीं के जन्म पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भय प्रकट कृपाला दीन दयाला नाम का छंद लिखा था, रामलला पर ही लिखा गया था। तो ये राम जन्मभूमि थी और यहीं पर रामलला मंदिर था, और इस मंदिर को मीर बाकी, जिसने ही जिहाद का नारा दिया था और जिसने ही बाबर को बोला था कि जिहाद का नारा दो राणा सांगा के अगेंस्ट खानवा के युद्ध में, इसी ने इस मंदिर को तोड़ दिया और तोड़कर हिंदू धार्मिक हितों को चोट पहुंचाई और बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, जो हम जानते हैं कि भारत के सांप्रदायिक राजनीति और भारत की सांप्रदायिकता और अभी तक फैले बड़े स्तर पर दंगे और उससे हुई जन और धन हानि के लिए अगर कोई चीज जिम्मेदार है या कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो यही मीर बाकी था। तो ये बाबरी मस्जिद का इन्होंने निर्माण करवाया। बाद में खैर उसके बाद की राजनीति तो आप लोग को स्पष्ट ही होगी कि उसको फिर बाद में ढांचा करार दिया गया गैर इस्लामिक संगठनों के द्वारा, फिर उसको ध्वस्त कर दिया गया और फिर उसके बाद फिर अभी हाल ही में वहां पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से मंदिर का निर्माण हुआ। किंतु इस पूरी प्रक्रिया में देश को बहुत बड़ी आर्थिक क्षति, नागरिकों की क्षति और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की छवि खराब हुई थी एक लंबे समय से, इन सभी का मिला जुला रूप एक प्रतिकूल प्रभाव के रूप में हम मीर बाकी के इस कृत्य के संदर्भ में समझ सकते हैं। तो ये बाबर की कुछ युद्ध विजय थी, पानीपत, खानवा
चंदेरी और घाघरा के रूप में, और अगले ही वर्ष 1530 में बाबर का देहांत हो गया, और बाबर के देहांत के बाद उसका पुत्र हुमायूं भारत का अगला शासक बना। किंतु ये तो केवल बाबर की युद्ध विजय थी। अगली कक्षा में या अगले वीडियो में हम बाबर के कुछ युद्ध के अतिरिक्त अन्य कृतियों को भी देखेंगे, खास तौर पर उसके द्वारा रचित उसकी आत्मकथा बाबरनामा और उसके द्वारा किए गए कुछ निर्माण कार्य, विशेष रूप से बागानों के गार्डन्स, इनके निर्माण के संदर्भ में हम लोग बाबर के कुछ कृतियों को देखेंगे। धन्यवाद।